न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का जलवा बरकरार। गांव शहर नहीं बल्कि बना पूरे प्रदेश का सबसे विश्वसनीय और नंबर 1 न्यूज चैनल। यूट्यूब पर सब्सक्राइबर 30 लाख पार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रभात मध्य प्रदेश, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। खबरों को विस्तार से देखेंगे। भोपाल से बड़ी खबर, बैरागढ़ के रहने वाले जयंत दिल्ली पहुंच चुके हैं। ऑपरेशन कावेरी के तहत वो भारत लौट चुके हैं। भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से दिल्ली पहुंचे हैं और आज वो भोपाल पहुंचेंगे। सूडान में जिस तरह से हिंसा चल रही है, गृह युद्ध चल रहा है, उसके चलते सूडान में फंस गए थे जयंत। न्यूज 18 ने प्रमुखता से खबर दिखाई, उनके परिवार की गुहार को जिम्मेदारों तक पहुंचाया और इसके बाद अब जयंत की सकुशल घर वापसी हो रही है। तो भोपाल से बड़ी खबर, बैरागढ़ के जयंत दिल्ली पहुंचे हैं। ऑपरेशन कावेरी के तहत वो भारत लौटे हैं। केंद्र सरकार ऑपरेशन कावेरी चला रही है। अभी भी सूडान में कई भारतीय फंसे हुए हैं और उन्हें निकालने की कोशिश लगातार चल रही है। ये शिप की तस्वीरें हैं। चूंकि नो फ्लाई जोन इस वक्त सूडान का हवाई इलाका बना हुआ है, यही वजह है कि सूडान से जेद्दाह तक इन्हें जहाज के जरिए पहुंचाया जाता और वहां से फिर इनका रेस्क्यू वायुसेना के विशेष विमान के जरिए किया जा रहा है। सहयोगी जितेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र के पास आपको लिए चलेंगे। जितेंद्र, आज जयंत बैरागढ़ लौट जाएंगे, किस तरह का रिएक्शन उनके परिवार का, और खुशी की बात है जितेंद्र? बिल्कुल ललित, अगर बात करें तो रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद जिस तरह से भारतीयों को यहां पर सकुशल लाया गया था, उसी तरह से अब सूडान से ये जो व्यापारी हैं जयंत, इन्हें भी सकुशल भारत लाने की पूरी तैयारी हो चुकी है और जयंत दिल्ली आ चुके हैं। इसके पहले जेद्दा इन्हें सकुशल लाया गया, वहां से फिर ये दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में इनका फिर मेडिकल हुआ। मेडिकल के बाद इनके साथ तमाम और भी जो लोग वहां फंसे हुए थे उनका मेडिकल कराया गया। उसके बाद आज ये सकुशल अपने घर बैरागढ़ आ जाएंगे, यानी कि भोपाल के रहने वाले हैं जयंत। और ये व्यापारी हैं, ये किसी काम से सूडान गए हुए थे। इनकी तरह ही कई सारे भारतीय भी सूडान में फंसे थे, जिन्हें सकुशल भारत सरकार ने भारत ले आए हैं। ललित, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी जितेंद्र विस्तार से जानकारी दे रहे थे और परिवार के लिए बड़ी खुशी की बात, सूडान जैसी जगह से, युद्धग्रस्त इलाके से किसी भारतीय का इस तरह का रेस्क्यू। इधर ग्वालियर से बड़ी खबर, पूर्व विधायक है रघुराज कंसाना, उन्हें झटका लगा है। एमपी एमएलए कोर्ट ने केस वापसी से इनकार कर दिया है। मुरैना कोतवाली थाने में दर्ज है मामला और ये वापस नहीं होगा। थाना परिसर में गोली चलाकर ये आरोपी को छुड़ा ले गए थे। दिल्ली पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार किया था, मुरैना थाने में रखे गए थे। अपने समर्थकों के साथ गए, गोली चलाकर आरोपियों को छुड़ाया। दिल्ली कोर्ट के आदेश पर 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। मुरैना कोतवाली थाना साल 2012 की ये पूरी घटना है। एमपी एमएलए कोर्ट ने केस वापसी से इनकार कर दिया है। मुरैना कोतवाली थाने में जो मामला दर्ज है वो वापस नहीं होगा। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। दिल्ली पुलिस ने जो गिरफ्तार आरोपी हैं उन्हें मुरैना कोतवाली में रखा। रघुराज कंसाना पहुंचे, गोली चलाई और इन्हें छुड़ाकर ले गए। ये मामला चलता रहेगा, कोई राहत नहीं। सहयोगी सुशील इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, पूरा घटनाक्रम भी और बड़ा फैसला ये भी। बिल्कुल ललित जी, देखिए, इस घटना की बात करें तो 9 मई 2012 का पूरा घटनाक्रम था। दिल्ली की साकेत कोर्ट के आदेश पर दिल्ली पुलिस की एक टीम मुरैना आई थी। यहाँ से संजीव सिंह नाम के एक आरोपी को और उसके साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, दिल्ली की पुलिस ने, और वो मुरैना कोतवाली लेकर आई थी। उसी दौरान तत्कालीन जो विधायक थे रघुराज कंसाना, उन्होंने अपने कुछ 18-20 साथियों के साथ कोतवाली पहुंचकर दिल्ली पुलिस के जो टीम थी उस टीम के साथ अभद्रता की, विवाद किया। उसके बाद उस दौरान वहाँ फायरिंग भी की, हवाई फायरिंग, और उसके बाद
धमकाकर जो है आरोपियों को छुड़ा कर ले गए थे। इसी घटनाक्रम को लेकर मुरैना कोतवाली में दिल्ली पुलिस की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इस एफआईआर में बाकायदा जो पूर्व विधायक मतलब तत्कालीन विधायक रघुराज कंसाना सहित अन्य लोग आरोपी बनाए गए थे। चूँकि मामला एमएलए से जुड़ा हुआ था, यही वजह कि ये मामला बाद में मध्य प्रदेश की एमपी एमएलए कोर्ट ग्वालियर में ट्रांसफ़र हुआ था। ग्वालियर की एमपी एमएलए कोर्ट में ये मामला 2012 का जो है लगातार चल रहा था। अब शासन की तरफ से एक आवेदन दिया गया था एमपी एमएलए कोर्ट में, उसमें गुहार की गई थी कि जो पूर्व विधायक रघुराज कंसाना अभी एक बोर्ड के चेयरमैन भी है, उनके खिलाफ जो मामला है वो केस वापस लिया जाए। लेकिन कोर्ट ने जब इस मामले के बारे में आवेदन करता शासन के वकील को बताया कि ये मामला कितना गंभीर है, जिसमें हत्या के प्रयास का मामला दर्ज है, पुलिस की कस्टडी में से आरोपियों को छुड़ाने का मामला दर्ज है, एक थाने में फायरिंग करने का मामला दर्ज है। एक जनप्रतिनिधि अगर इस तरह का करता है तो ऐसा जनप्रतिनिधि के खिलाफ दर्ज केस को वापस लेना ना तो न्याय हित में ना लोक हित में है। लिहाजा ये मामला वापस नहीं होगा और इस मामले में जो पूर्व विधायक है रघुराज कंसाना और उनके 2 अन्य सहयोगी है, उनको जमानती वारंट से तलब किया है और 3 मई को इस मामले की सुनवाई होगी। यानी ये साफ कर दिया है एमपी एमएलए कोर्ट ने कि जो पूर्व विधायक है उन पर जो लगा केस है वो किसी हाल में वापस नहीं होगा, क्योंकि सुनवाई अंतिम दौर में है और जो भी फैसला होगा उस फैसले के बाद ही इस केस का निपटारा होगा। जी, ये भी समझा जा सकता है कि शासन की तरफ से पूर्व विधायक के खिलाफ दायर केस को वापस लेने की गुहार लगाई गई थी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सुशील। लेकिन आप हमारे साथ बने रहें, एक और अहम खबर को लेकर भी हम सुशील से आगे चर्चा करेंगे। सुशील लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अगली बड़ी खबर भी ग्वालियर से ही। दुष्कर्म पीड़िता ने खुदकुशी कर ली है। महाराजपुरा थाना इलाके में खुदकुशी का यह मामला सामने आया है। मृतका ने 7 मार्च को एक युवक पर दुष्कर्म का केस दर्ज कराया। 20 अप्रैल को कोर्ट से इसे अग्रिम जमानत मिल गई। किसे? आरोपी को। आरोपी की जमानत के बाद पीड़िता डिप्रेशन में थी। पति ने पुलिस को मृतका का एक सुसाइड नोट भी दिया है। सुसाइड नोट की जांच की जा रही है। दुष्कर्म पीड़िता ने खुदकुशी की है। महाराजपुरा थाना इलाके में यह खुदकुशी का मामला 7 मार्च को मामला दर्ज कराया गया था। आरोपी को जमानत मिल गई। जमानत मिलने के बाद से 20 अप्रैल को जमानत मिल गई थी। जमानत मिलने के बाद से पीड़िता डिप्रेशन में थी। ये जानकारी अब तक मिली है। सहयोगी सुशील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, पूरा घटनाक्रम और क्या अपडेट इस मामले में? सुसाइड नोट क्या कहता है? बिल्कुल ललित, देखिए महाराजपुरा थाना क्षेत्र में कल शाम ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। यहाँ एक विवाहिता है, उन्होंने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है और खुदकुशी की खबर मिलने के बाद महाराजपुरा पुलिस मौके पर पहुंची थी और शव को पोस्टमार्टम के लिए रवाना भी कर दिया था। पुलिस ने अपनी औपचारिक कार्रवाई करते हुए मर्ग कायम कर इस मामले की जांच शुरू की थी। उसके बाद थाने में जो है मृतिका का पति एक सुसाइड नोट लेकर पहुंचा। उस सुसाइड नोट में मृतिका के हवाले से, पति का इस तरह कहना, मृतिका के हवाले से आरोप लगाए गए हैं। जो दुष्कर्म का आरोपी युवक है उस पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया, साथ ही पुलिस वालों पर भी प्रताड़ित करने का आरोप पीड़िता द्वारा लगाया गया। इस तरह का जो कथित सुसाइड नोट पति की तरफ से पेश किया गया है उसमें जिक्र है। पुलिस ने इस सुसाइड नोट को जांच के लिए, हैंडराइटिंग मिलान के लिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट के पास भेजने की बात कही है। साथ ही आपको बता दें कि दरअसल जो सुसाइड किया है जिस रेप पीड़िता ने, उसने 7 मार्च को एक युवक के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था। थाटीपुर थाने में ये मामला दर्ज हुआ था। इस मामले में घटनाक्रम यही था कि पीड़िता ने जो एफआईआर दर्ज कराई थी उसमें युवक के खिलाफ मार्च 2021 से 2023 तक लगातार दुष्कर्म करने का, जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाकर केस दर्ज कराया था। चूँकि ये मामला जब थाने में ही था तो आरोपी की तरफ से, जो दुष्कर्म का आरोपी था उसकी तरफ से अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। उसमें आरोपी ने कई ऐसे वीडियो पेश किए थे जिसमें उसने बताया था कि उसने किसी तरह से दुष्कर्म नहीं किया, सारा काम जो सहमति से था, और इस तरह के वीडियो भी कोर्ट में पेश किए गए थे। सारे एविडेंस देखने के बाद कोर्ट ने ये माना था
कि ये जोर जबरदस्ती का इस तरह का मामला नहीं है। और हाँ। यही वजह कि युवक को गिरफ्तारी से पहले ही 20 अप्रैल को अग्रिम जमानत दे दी थी। और कहा जाता है कि इसी के चलते जो पीड़िता थी वो डिप्रेशन में थी। लेकिन सबसे अहम कड़ी सुसाइड नोट ही है। क्या वाकई में सुसाइड नोट पीड़िता के द्वारा ही लिखा गया था? और जब अगर पीड़िता के द्वारा लिखा गया था तो पुलिस जब घटनास्थल पर जांच के लिए पहुंची थी डेड बॉडी को बरामद करने के दौरान, तो उस दौरान नहीं मिला था और बाद में पति ने ले जाकर इस सुसाइड नोट को पुलिस को दिया है। तो अब कई इस मामले में पेज है जिनके बारे में अब पुलिस जांच करेगी। जी जी जी, पति के जरिए जो ये लेटर पहुंचा है सुसाइड नोट, दरअसल पेंच यहां कहीं अटक रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी सुशील विस्तार से जानकारी दे रहे थे। पेचदार ये मामला है, इस पर लगातार नजर बनी रहेगी। धार का रुख करेंगे। बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है, एनकाउंटर हुआ है और इस बदमाश को पैर में गोली लगी है, घायल है। ये वही है जिसने एक तरफा प्यार में एक युवती पर गोली चलाकर उसकी हत्या कर दी थी। आरोपी को पकड़ने के लिए देदला गांव पुलिस पहुंची हुई थी। इसने फायर किया, बाइक से ये भाग रहा था। इसने फायर किया, इससे पकड़ा गया। पुलिस पर भी इसने फायर किया, पुलिस ने काउंटर फायर किया। इसके पैर में गोली लगी और इसका उपचार चल रहा है। इसी बदमाश का जो ठिकाना है, जो बेजा कब्जा था, उसे ढहा दिया गया। इस तरह की भी हमने आपको खबर दिखाई है। और ये एक तरफ वो तस्वीर भी आप देख रहे हैं, जैसा कि हमने आपको बताया, एक तरफा प्यार में सनकी ये आशिक था। ये जो लड़की थी, दरअसल एक मामला अदालत में वैसे भी चल रहा था, छेड़छाड़ का ये मामला था। और जब ये लड़की जा रही थी उसी अदालती काम से जुड़े हुए काम में, इस सिरफिरे ने इसे गोली मार दी। 3 बहनें हैं, ये तीनों काम करती हैं और सबसे बड़ी बहन ये जिसे इस सिरफिरे ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। बड़ी खबर खरगोन से। इंदौर लोकायुक्त ने बड़ी कार्रवाई की है। पटवारी जितेंद्र सोलंकी पर लोकायुक्त ने शिकंजा कसा है। गौरीधाम स्थित मकान समेत 4 ठिकानों पर दबिश दी गई है। 3 से 4 लाख की नकदी, सोने चांदी के आभूषण जब्त किए गए हैं। चंदन नगर इंदौर में 6 दुकानें मिली हैं। एक फ्लैट के कागजात मिले हैं। खरगोन के राधा वल्लभ मार्केट में एक दुकान मिली है। ईश्वरी नगर में 3 मंजिला मकान मिला है। 4 पहिया वाहन मिले हैं। मूलठान और मोघन में कृषि भूमि के साथ साथ गोगावा में दुकान मिली है। इंदौर लोकायुक्त डीएसपी संतोष भदौरिया और प्रवीण बघेल के नेतृत्व में 22 सदस्यीय टीम ये कार्रवाई कर रही है। एक साथ आय से अधिक संपत्ति को लेकर 4 स्थानों पर कार्रवाई की जा रही है। पटवारी जितेंद्र सोलंकी गोगावा तहसील के हल्का नंबर 36 में पदस्थ है। करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हो रहा है। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। सहयोगी आशुतोष इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, क्या अपडेट? ललित, मैं बताना चाहूंगा कि इंदौर लोकायुक्त पुलिस के डीएसपी हैं संतोष सिंह भदौरिया, उनके अगुवाई में 22 सदस्यीय टीम जो है खरगोन पहुंची और सुबह 5 बजे से लगातार 4 स्थानों पर छापामार कार्रवाई कर रही है और करोड़ों रुपए की संपत्ति का खुलासा हो रहा है। उसमें खास बात यह कि 3 से 4 लाख रुपए घर में नगद मिले हैं, सोने चांदी के जेवर मिले हैं, कई पासबुकें मिली है, लॉकर्स की भी जानकारी मिल रही है। लोकायुक्त की टीम लगातार सर्चिंग कर रही है। इंदौर के जो चंदन नगर है पास, वहां पर 6 दुकानें मिलने की सूचना मिल रही, गोगांव में दुकान मिलने की सूचना मिल रही, खरगोन का राधावल्लभ मार्केट है वहां पे भी एक दुकान है, साथ ही कृषि भूमि के कागज भी मिले हैं। तो लगातार जांच चल रही है और अभी जो फिलहाल में जो प्रारंभिक जो जांच में आ रहा है उसमें करोड़ों रुपए की संपत्ति का खुलासा हो सकता है। जितेंद्र सिंह सोलंकी है, गोगांव तहसील के पटवारी हैं और 36 नंबर हल्का में पदस्थ है और लोकायुक्त पुलिस के द्वारा लगातार सर्चिंग की जा रही है क्योंकि अभी सुबह सुबह ये कार्रवाई हुई है। बैंक की पासबुक है, बैंक खुलेंगे, लाकर खुलेंगे तो और भी संपत्ति बढ़ने की संभावना डीएसपी संतोष सिंह भदौरिया ने बताई है। ललित, जाहिर तौर पर आशुतोष, अभी जो संपत्ति आई है वही आय से कई गुना अधिक जान पड़ती है। अब जब लॉकर खुलेंगे कई और जो राज है काली कमाई के वो निकलकर बाहर आएंगे। इनके प्रोफाइल के बारे में बताएं। ये हल्का नंबर 36 गोगावा तहसील में पदस्थ है और क्या कुछ जानकारी इनके बारे में, पटवारी के बारे में?
इनका गोरीधाम में 3 मंजिल मकान है और पटवारी से हमारी खुद बातचीत हुई। वो उनका कहना है कि करीब 30 साल की उनकी सर्विस हो गई है और लगातार मतलब उनके यहाँ सर्चिंग चल रही है। अभी जो प्रारंभिक रूप से जानकारी है कि खरगोन जिले में ही वो विभिन्न स्थानों पर पदस्थ रहे और जिस प्रकार से काली कमाई के लगातार जो जानकारी मिल रही, खुलासे हो रहे हैं, तो अब जो दस्तावेज मिले हैं उसके बाद भी लोकायुक्त की पुलिस सर्चिंग करेगी और पूरी जांच करेगी, तो जांच के बाद और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। लेकिन जो संतोष सिंह भदौरिया डीएसपी, उनका कहना है कि अभी फिलहाल में जिस प्रकार से जो आंकड़े आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले आंकड़े। जाहिर तौर पर संपत्ति की जिस तरह से संपत्ति मिली है पटवारी के पास, बड़े खुलासे की उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष। प्रधानमंत्री मोदी के रेडियो प्रोग्राम मन की बात का 100वां एपिसोड रविवार 30 अप्रैल को प्रसारित होगा। पहला एपिसोड 3 अक्टूबर 2014 को आया था। प्रसार भारती ने 100वें एपिसोड का जश्न मनाने के लिए मन की बात एट 100 कॉन्क्लेव का आयोजन किया। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्मारक सिक्का और एक डाक टिकट जारी किया। तीस अप्रैल को प्रसारित होने वाले मन की बात का 100वां एपिसोड खास होने वाला है। इसे यादगार बनाने के लिए कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया और इसमें पैरालंपिक शूटर दीपक सैनी ने पीएम मोदी के इस कार्यक्रम की तारीफ भी की। जब से 2014 के बाद में स्पेशली स्पोर्ट्स ऊपर उठा है, उसका एक मेन कारण ये भी रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने स्पेशली ही स्पोर्ट्स पर्सन के लिए एक स्कीम भी चलाई थी कि टॉप्स को लेके, और खिलाड़ियों को उससे बहुत प्रोत्साहन मिला है, जिसके कारण हम खिलाड़ियों को आगे जाने में बहुत प्रेरणा स्रोत मिले। इसी कॉन्क्लेव में टीवी रेडियो होस्ट सिद्धार्थ कनन भी पहुंचे और इस कार्यक्रम की जमकर तारीफ की। एक प्राइम मिनिस्टर जो रेडियो पर आकर बात करते हैं, ऐसा लगता है कि एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ बात कर रहा है। और जब एक दोस्त कुछ चीजों के बारे में जानकारी दे, प्रोत्साहन दे, तो बाकी सारे दोस्त जरूर सुनते हैं। तो ऐसा नहीं लगता कि प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि एक दोस्त बात कर रहे हैं। और इससे क्या होता है, इंसान जो सुनता है वो बहुत रिसेप्टिव हो जाता है कि हाँ मुझे भी ये करना चाहिए। पर्सनली कल्चर हो, इंडिया की जो रूट्स हैं उसके बारे में मैंने फील किया है, मैंने महसूस किया है। एंड ऑफ कोर्स रेडियो की पहुंच कहां कहां तक जाती है। आई ट्रूली बिलीव, जैसे बहुत से लोगों ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी इज द नंबर 1 इन्फ्लुएंसर इन दिस कंट्री, और उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें बताई है, जैसे शिव मोगा कर्नाटका में कपल है जो बीटल नट के थ्रू ट्रेस बनाते हैं, वो प्लेट्स बनाते हैं। तो ऐसी सी जानकारी देते हैं ऐसे लोगों के बारे में जिनके बारे में हमें पता भी नहीं था। सो मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमको यूनाइट करवाता है कि हम खुद भारत के लिए कुछ कर सके। और मन की बात को लेकर वर्ल्ड चैंपियन मुक्केबाज निखत जरीन क्या कहती हैं, सुनिए। मन की बात वो लोगों तक पहुंचती है, स्पेशली रेडियो के थ्रू, जो जिसके गांव में टीवी अवेलेबल नहीं है, वो रेडियो के थ्रू न्यूज़ पहुंचती है, तो बहुत इम्पैक्ट पड़ता है लोगों तक, वहां तक बात पहुंचती है। तो वैसे ही जैसे जब हम स्पोर्ट्स में मेडल जीतते हैं तो लोग टीवी पे नहीं देख पाते, सोशल मीडिया के थ्रू नहीं देख पाते, तो जब मन की बात के थ्रू वहाँ तक न्यूज़ जाती है तो हमारा भी नाम वहाँ तक पहुँचता है, लोगों को स्पोर्ट्स के बारे में जानकारी होती है, तो एक तरफ से बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। कभी कुछ सालों पहले से स्पोर्ट्स को बहुत वो मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, और जिस तरह से हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी स्पोर्ट्स को इतना एंकरेज करते हैं, कोई भी कंपटीशन जाने से पहले, कंपटीशन के बाद हमें मोटिवेट करते हैं और स्पेशली बुला के हमें कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, तो एक तरफ से बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें एज एन एथलीट होके। तो डेफिनेटली जिस तरह से वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हम और आगे जाएंगे। और अब 25 सेकंड में खबर। कर्नाटक में चुनाव प्रचार में उतरे सीएम शिवराज, कांग्रेस और राहुल गांधी पर बोला हमला, कहा एमपी के किसानों की नहीं की कर्ज माफी, कर्नाटक में दे रहे गारंटी वारंटी। कर्नाटक चुनाव में वीडी शर्मा ने भरी हुंकार, कांग्रेस मुक्त बूथ का दिलाया संकल्प, कहा प्रदेश में होगी ऐतिहासिक जीत। कांग्रेस का